आज 4 दिसंबर है और ग्रुप डी की तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन है आपके पास है आयु संबंधी का, ये भी क्वेश्चन आपके पास है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा एक मीनार की हाइट पूछी गई थी, हाइट और डिस्टेंस में से। कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैथ का पेपर बहुत ईजी आ रहा है। अगर आप नॉर्मल से इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आराम से 20-22 क्वेश्चन मैथ के आराम से सॉल्व करके आ सकते हो, क्योंकि नया कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। बस फर्क इतना सा है कि किसी शिफ्ट में परसेंटेज का क्वेश्चन ज़्यादा आ गया तो किसी में प्रॉफिट और लॉस के ज़्यादा आ गए, किसी में औसत का पूछ लिया तो किसी में मान लो आयु संबंधी का पूछ लिया। बाकी क्वेश्चनों का पैटर्न सेम चल रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गारंटी है कि अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप आराम से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन राइट करके आओगे। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास है, आयु संबंधी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 से 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप 5 सेकंड में लाना चाहते हो तो देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि a बराबर 5 लिखा हुआ है, मुझे आप ये बताइए इसमें a का मान कितना है। तो आप ये कहोगे सर कि a का मान 5 है, ए का मान क्या है 5 है। या फिर मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे 5 का मान बताओ, तो 5 का मान कितना है आपके पास है ए है। चलिएगा ठीक है। फिर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइएगा 2a बराबर आपके पास है 3b है, इसमें ए का मान कितना है। तो आप ये कहोगे सर देखिए ए का मान कितना आपके पास है 3 है। कैसे बताया ए का मान 3, कि सर ऊपर एक कॉन्सेप्ट लग रहा था कि ए के सामने 5 लिखा हुआ है। भाई ए का मान 5 आपने कैसे बताया था, हमने ऐसे बताया था कि सर ए के सामने 5 लिखा हुआ है तो ए का मान 5 है। मतलब जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। तो इसमें क्या ए का मान 3 नहीं है, और बी का मान कितना आपके पास है, सर बी का मान हमारे पास है कितना है 2 है। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 2a बराबर 3b और बराबर 4c। अगर हम इसकी बात करें तो ये आज सेकंड शिफ्ट में अगर किसी स्टूडेंट की एग्जाम थी तो ऐसा ही क्वेश्चन था कि इसमें एबीसी का मान बताओ। किसका मान बताओ, एबीसी का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, मुझे इसमें ए का मान बताइए। तो ए के सामने क्या है, सर ए के सामने 3 है और ए के सामने 4 है। अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि सर 3 लेना है कि 4 लेना है, तो कन्फ्यूजन दूर करिए, 3 और 4 दोनों को ही ले लीजिए। और अगर आप सिंपल सी भाषा में समझना चाहते हो तो सिंपल भाषा ये है कि ऐसी इक्वेशन में जिसका मान निकालना है उसके अंक को तो आप छिपा दीजिए और बाकी अंकों को क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। अगर आपको बी का मान निकालना है तो बताओ कितना हो जाएगा, आपके पास है 2 × 8। सी का मान निकालना तो 2 × 3। अगर मान लीजिए आगे कुछ भी है जैसे ये है और अब आपको इसमें किसका मान निकालना है ए का, तो ए के अंक को छिपा के बाकी सबको गुणा कर दीजिए। क्लियर है, चलिएगा तो फिर आगे बढ़िएगा। मान लीजिए सर हमारे पास है क्वेश्चन ये कि a/2 बराबर है आपके पास है b/3। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे इसमें a का और b का मान बताइए। a का और किसका मान बताइए, b का। तो आप कैसे बताओगे, सर क्रॉस गुणा कर दो, 3a बराबर 2b। अब कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि सर सामने वाला मान होता तो a का मान कितना 2 और b का मान कितना 3। आप ये बताइए, आपने a का मान 2 बताया तो क्या आप सीधे नहीं कह सकते थे कि सर a के बट्टे में 2 है तो ये a का मान है, b के बट्टे में 3 है तो ये b का मान है। यानी कि जो बट्टे में लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। ठीक है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे आप ये बताइए, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि a बराबर b का 2/5 है, इसमें ए और बी का मान कैसे निकालोगे, हम ऐसे निकालेंगे कि ये लाइन कहाँ तक है आपकी, यहाँ तक है। तो इसका मतलब बी के बट्टे में कितना आपके पास है 5 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी का मान 5 आएगा और ए का मान कितना आएगा आपके पास है 2। ऐसे मान बता सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आप ऐसे मान बता सकते हो तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, लवन्या की शादी 10 साल पहले हुई थी, होने दीजिएगा। अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1 से 1/5 गुना है। अब उसकी आयु यानी वर्तमान आयु, यानी हम ये कह सकते हैं अब उसकी जो आयु है वो शादी की आयु का, ये शादी हो गई और का मतलब होता है गुणा, कितना है आपके पास है 1 से 1/5 गुणा। तो 5 एकम 5, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास है 6/5। अब आप मुझे बताइएगा शादी का मान कितना आ गया 5, अब का मान कितना आ गया 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी शादी के समय उम्र कितनी थी 5 थी और वर्तमान में इसकी उम्र कितनी है 6 वर्ष है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, सर इन दोनों में 1 यूनिट का अंतर है।
इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है आपके पास है? 1 यूनिट का अंतर है। जब यानी कि अब की उम्र में और शादी की उम्र में 1 साल का अंतर है यूनिट के हिसाब से, जबकि वो कह रहा है कि 1 साल का अंतर नहीं है बल्कि 10 साल का अंतर है। तो आप ये कह सकते हो कि 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है? 10 है। अब जिसका हमको मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमको मान किसका निकालना है? उसके बेटे की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का, यानी पहले उसकी वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु आएगी किससे? वर्तमान आयु का यूनिट कितना है? 6। तो ये उसकी वर्तमान यूनिट आ गई 60 साल। यूनिट नहीं, सॉरी, आयु आ गई। यानी लवन्या की आयु कितनी आ गई सर? 60 साल आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो बेटा है ना वो इसका 1/10वां हिस्सा है। तो 1 0 से 1 0 कटेगी। तो आप ये बताइए उसके बेटे की उम्र 6 साल आई कि नहीं आई? अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई जो राशि दे रखी होती है ना उसको यूनिट में कैसे बांटते हैं, और ये भी कहा था कि एक फॉर्मूले से आप 70% मैथ क्लियर कर सकते हो। फॉर्मूले का क्या नाम है सर? फॉर्मूले का नाम है दी गई राशि, उसी राशि को आप यूनिट में लिखोगे और जिसका मान निकालना उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरीके से आपका ए आंसर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर से लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास है? 5 बच्चों की उम्र का योग 40 साल है। ये पहले भी आया था और आज भी आया है। जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे, सबसे बड़े बच्चे की उम्र बताइए। एक तरीका तो यह है कि आप इसको बच्चों की तरह मानो कि पहले की x, फिर x+2, x+4, x+6। और दूसरा तरीका यह है कि थोड़े अच्छी तरीके से आप दिमाग का यूज करिए। कैसे यूज करिए? आप जानते हो औसत का मतलब क्या होता है? सर औसत का मतलब क्या होता है आप बता दीजिए। औसत, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? माध्य। और इसका जो अर्थ होता है ना, या तो आप ये कह दो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, या फिर आप ये कह सकते हो सर औसत का अर्थ होता है माध्य। और माध्य का अर्थ क्या होता है? सर माध्य का अर्थ होता है आपके पास है बीचों बीच की संख्या। बीचों बीच की संख्या, यानी कि अगर सर कोई संख्या क्रमागत है तो क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या ही औसत कहलाता है। औसत कौन सा कहलाता है सर? बीचों बीच की संख्या, लेकिन वो संख्या क्रमागत होनी चाहिए। और जितनी भी संख्या होती है 90% तो क्रमागत ही होती है। देखो, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, किसी का मल्टीपल, किसी का गुणा, सब क्रमागत में आती है, अभाज्य को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? अभाज्य को छोड़ करके। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम इस क्वेश्चन का औसत निकाल दें तो बीच की संख्या पता लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी? अगर बीच की संख्या आपको पता लग गई, ये वाली संख्या पता लग गई, तो 5 तो पूरी है, तो फिर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, फिर ये सबसे बड़ी पूछ रहा है आपका, यही है ना क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? 5 बच्चों की उम्र का योग कितना है? 40 है। अगर हम 40 में 5 का भाग देते थे, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, तो हमारे पास 8 इसका औसत निकलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ये बीच की संख्या हमारे पास 8 है, और हर बच्चा 2-2 साल के बाद जन्मा है, तो सबसे बड़े की उम्र कितनी हो गई? यहाँ के पास है 12 साल हो जाएगी। ठीक है। अगर ये सबसे छोटे की उम्र पूछता तो कुछ नहीं करना, फिर आप 2-2 कम कर देते। ठीक है ना? आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र 4-5-6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र बताइए। मैं आपसे फिर कहूँगा, मैथ में अगर आपको समझनी है बिल्कुल सरल भाषा में, तो 2 चीज़ें याद रखो। एक तो यूनिट समान करना आपको आने चाहिए हर चैप्टर के, और एक आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करना है। बाकी मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, पूरी अंकगणित इससे क्लियर है, 70% से ज़्यादा पोर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनकी उम्र का अनुपात कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, लेकिन ये कब का है? ये वर्तमान का है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या इस योग को इसमें बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? सर ये अनुपात तो वर्तमान का है, और ये जो योग दिखाई दे रहा है ना, ये 8 साल पहले का है। इसका मतलब सर हमेशा यूनिट समान होनी चाहिए। अगर ये भी वर्तमान का है तो इसको वर्तमान का बनाओ, और अनुपात तो फिक्स रहेगा। जैसे ये वर्तमान का दे दिया, अनुपात को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, रेशियो को तो आप इसी को चेंज करो। इसका मतलब आपको क्या करना है? सर ये 8 साल पहले का क्या है आपके पास है? योग है। इसको आप वर्तमान बनाओ। इसको क्या बनाओगे आप? सर इस योग को हम बनाएंगे प्रेजेंट का, वर्तमान का। अब वर्तमान कैसे निकलेगा? आप ये कह सकते हो सर देखिए 51 साल तो पहले का था, अब इसमें प्लस करिए। अगर 8 साल पहले
8 साल से आप वर्तमान में आओगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कितने व्यक्तियों को लेके आओगे? सर हमारे पास है 3 व्यक्ति है तो 8 8 8, यानी आप ये कह सकते हो सर 24 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 24 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 75। अब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। ये वर्तमान योग है तो योग बटे योग और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई, यानी दी गई राशि कितनी है? सर दी गई राशि हमारे पास है 75 है। अब 75 को आप यूनिट में कितना कहोगे? भाई ये तीनों के आयु का योग है ना, तो इस योग को यूनिट में भी कहना पड़ेगा। सर इस योग को यूनिट में आप यहाँ से कहोगे, आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा? 10 10 से 5 कितना है? 15, यानी कितना कहोगे आप? 15। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? जिसका मान निकालना उससे। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 5 बार। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है? 30 साल। किस ऑप्शन में आपके पास है? यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यानी कि एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखें, दी गई राशि ऊपर लिखे, उसी राशि को नीचे यूनिट में लिखे और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यूनिट दो टाइप की होती है, एक परसेंटेज में होती है और एक किस में होती है? रेशियो में होती है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, एक ये क्वेश्चन है आपके पास है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा किसी किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है ज़्यादातर, तो मैं ऐसा क्वेश्चन जब भी सरल करवाता हूं तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे ये कहता हूं ये साधारण ब्याज में भी बनता है और यही क्वेश्चन आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है। इसी तरीके का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है। तो आपको क्या करना है? दोनों क्वेश्चनों को ही समझ लेना है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चनों को ही समझ लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैं आपको सरल करवा देता हूं, अगर ये आपको समझ आया तो फिर जो 5 नंबर का वो आपको होमवर्क मिलेगा फिर। ठीक है, क्या है? एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 10 गुना हो जाएगी? अगर क्वेश्चन मान लीजिए सरल ब्याज का है तो ये जितना भी गुना कहता है उसमें से आप एक कम करिए। कम कैसे करोगे? मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने आपको 200 रुपये दिए और मैं आपसे कह रहा हूं मैंने आपकी राशि डबल कर दी। अगर हम रियल देखते हैं ना तो आपकी राशि डबल नहीं हुई है। आपने मुझे 100 दिए थे, मैंने आपको 2 से दिए, उसमें एक 100 का नोट तो आपका खुद का ही था। मैंने अगर देखा जाए तो एक गुना ही राशि करके दी है ना उसकी, यानी एक का एक गुना यानी 100 करके दिए मैंने आपको। तो कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन सरल ब्याज का है तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये एक गुना राशि हुई है 6 साल में, तो 10 गुना में से खुद की राशि घटा लो आप, तो कितनी बचेगी आपके पास है? 9। एक आपको कम करना है, यानी आप ये कह सकते हो सर एक गुना हुई है ये 6 साल में और आपको 9 गुना करनी है राशि को, तो फिर कितना आएगा आंसर आपके पास है? सर हमारे पास आएगा 54 वर्ष। ऐसे अगर सरल ब्याज का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से एक कम करोगे। ठीक है ना, तो एक कम करोगे तो आप ये कह सकते हो सर एक का मान इतना है तो 9 का मान कितना होगा? अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। अब ये क्वेश्चन एज इट इज उसी तरीके का है जो अभी मैंने कहा कि एक कम कर कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप खुद इसे सरल करोगे, कमेंट्स में आंसर जरूर दोगे। ठीक है ना, आप अगला क्वेश्चन फिर लीजिए और ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल 10 सेकंड में सरल करना सिखाने वाला हूं आज। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी कि अभी ऐसा क्वेश्चन किसका किया था हमने? सरल ब्याज का। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? सर ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये क्वेश्चन ये है आपके पास है कि कोई राशि 3 वर्ष में आपके पास कितनी हो रही है? 3 वर्ष में दुगना हो रही है, तो बस इसका अर्थ समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस लाइन का मीनिंग्स ये है कि हिसाब हर 3 साल के बाद होगा और हर 3 साल के बाद तो हिसाब होगा और जो भी राशि है ना वो अपनी डबल हो जाएगी। समझ में आया आपके? तो अगला हिसाब कब होगा? सर अगला हिसाब 3 साल बाद यानी कि 6 वर्ष में जाके होगा और जो राशि है ना आपकी वो जितनी भी हो चुकी है ना उसका दुगुना कर दीजिए, तो राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है? 4 गुना। फिर अगला हिसाब कब होगा? 3-3 साल के अंतराल से। अगला साल होगा आपके पास है 9 वर्ष में और राशि कितनी हो जाएगी? जितनी भी है ना उसका दुगना, यानी आप ये कह सकते हो 8 गुना। अगला हिसाब कब होगा आपके पास है? 12 वर्ष में और राशि कितनी हो जाएगी? जितनी भी है ना उसका दुगना। ये होता है आपके पास है किसका कॉन्सेप्ट? चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कि ब्याज पर ब्याज चलता है। तो इसने तो सिर्फ आपसे 8 गुना ही पूछी है, तो इसमें तो आंसर कितना आएगा आपके पास है? 9, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ भी रहा है
क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 का अंतर है, तो यह राशि कितनी है। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर देखो इनमें अंतर कितने साल का पूछा जाता है, या तो आपके पास है 2 साल का पूछा जाता है या 3 साल का पूछा जाता है। तो आज की क्लास में आपको 2 साल का सिखा देता हूँ कि 2 साल का अंतर अगर CI और SI का हो तो कौन से तरीके से करोगे। सर अगर मान लो 2 साल का अंतर है ना, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, D बराबर PR² बट्टे 100 × 100। बस आपका काम हो गया। इसको जरूर से याद करिएगा। स्पीड अगर बनानी है, सिलेक्शन लेना है, तो मैंने कहा ना, जहां रटने की बारी आती है ना, वहां क्वेश्चनों को आप रट्टा मारो, और जहां समझने की बारी आती है वहां समझो। क्योंकि मैं आपसे हर बैच में यही कहता हूं, हर क्लास में, कि अपन को यहाँ पे कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, बस अपन का खुद का काम हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर बता दे और इस बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए, बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। डी का मतलब क्या है सर, डी का मतलब है अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिया है आपको, 125 का। कितना दिया है, 125 का। ठीक है ना, डी का मतलब समझ गए, जो भी अंतर दे रखा है। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन है, खुद निकालना ही है। आर का मतलब रेट, दर, आप जानते ही हो। तो दर कितने आपके पास है, 5%। तो 5 का वर्ग लिख दूं मैं सीधे ही 25। भाई 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, 100 × 100। काटोगे कैसे, 25 से यहाँ काट लो, चाहे इसको काट दो, देखो ये 5 बार। तो फिर पी का जो मान आएगा ना, हमारे पास है 5 के पीछे 4 जीरो चिपका दो आप। कितनी जीरो चिपकानी है, 4। तो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना आप। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो कितना बड़ा आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता, तो आप तुरंत डर की वजह से छोड़ देते हो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मूले के बेस पर है। ये आपका होमवर्क है, और इस क्वेश्चन को आप सरल करके कमेंट्स में दोगे आंसर की, आंसर कितना आएगा। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। आप को बतानी है संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन ने आखिरकार दे क्या रखा है सर, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि किसी संख्या का 85%, किसी संख्या के 85% को, सॉरी एक बार फिर पढ़ें, यदि किसी संख्या के 85 को 75 में जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। भाई यही है ना क्वेश्चन तो आपका। अगर किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़े, तो वह संख्या खुद प्राप्त होगी, यानी पूरा 100% प्राप्त होगा। अब आप अपने माइंड से सोच के बताइएगा कि अगर 85 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना परसेंटेज आना चाहिए कि आपके पास है 100 हो जाए। तो आप ये कहोगे सर 15% आना चाहिए, 15% ही आना चाहिए ना। इसका मतलब सर ये 15% 75 की वैल्यू है, यानी आप ये कह सकते हो 15% का मान कितना आपके पास है, 75 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है वह संख्या। और मैंने ये कहा कि टोटल की यूनिट हमेशा 100% होती है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पूरे 100% से। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन। क्लियर है। आप आइए इस क्वेश्चन पर। अच्छा ये तो आपका होमवर्क हो गया। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये 10 नंबर का। मैंने कहा ना, एक ही क्वेश्चन आ रहा है इस बार, स्टैटिक्स का कोई खास रोल है ही नहीं है। या तो बहुलक पूछ लेगा किसी क्वेश्चन, माध्यिका पूछ लेगा, कुछ ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है पिछले टेक्नीशियन का था, मैंने ले रखा है यहाँ पर। इसमें माध्यिका पूछिए, किसी आंकड़े के समूह के लिए यदि औसत और बहुलक क्रम सही है, तो औसत दे रखा है, ये बहुलक दे रखा है, तो आपको ये बताना कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। कभी भी अगर आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 शब्द होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसने तो ये औसत लिख दिया आपको घुमाने के लिए। इसको अगर ये माध्य लिखता तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है। औसत लिख दो, चाहे आप इसको माध्य लिख दो, बात एक ही है। तो अगर एक ही क्वेश्चन आता है माध्य, माध्यिका, बहुलक का, तो इन तीनों में एक संबंध होता है, और उससे अच्छी तरीके से रट्टा मार लीजिए आप। क्या संबंध होता है सर, ये जो बहुलक होता है ना, यानी कौन सा लक आपका, बहुलक, ये होता है सर 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, और माइनस होता है आपके पास है 2 इंटू माध्य। इस फॉर्मूले को याद रखें। ये 2 और 3 में कंफ्यूजन हो जाता है काफ़ी स्टूडेंटों को आगे पीछे में। तो याद ऐसे रखना है कि माध्यिका में ज़्यादा शब्द है तो ज़्यादा संख्या से गुणा होगी, माध्य में छोटे है तो छोटी संख्या से गुणा होगी।
ठीक है ना। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसमें बस आपको मान रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सर औसत का मान कितना आपके पास है 42 है, बहुलक का मान कितना आपके पास है ये 60 है, तो 60 बराबर 3। माध्यिका का मान है नहीं है तो हम x मान लेते हैं और माइनस का निशान 2, और माध्य का मान कितना आपके पास है, माध्य का मान सर हमारे पास है 42 है। देखिएगा ये 60 आपके पास एज इट इज रहेगा। आप ये देखिएगा कि ये कितना हो जाएगा सर, ये 84 हो जाएगा, और अगर ये 84 हो जाएगा तो उठ करके इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर 60 प्लस कितना हो जाएगा 84, और बराबर कितना आपके पास है 3x है। आप इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 144। ये 3x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 और ये 8। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर सही है ना, आपके पास है 2 बजेगा 8, यानी करेक्ट आंसर कितना आपके पास है बी ऑप्शन है। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो गलत करके नहीं आओगे आप। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें इस साल तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम इतना, अगर आपकी मैथ पहले से थोड़ी ठीक ठाक है और आपको ये लग रहा है कि सर आपकी क्लास बस आपको हमको रिवीजन करनी है, तो आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप इस स्लो मोशन में देखो, 2x की स्पीड में देख के भी आप काम चला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी पहले से कमजोर मैथ थी तो स्पीड ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, यदि संख्या 2 और 3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योगफल कितना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं करना है। यानी पहली संख्या कितनी आपके पास है 2 है, तो आप 2x मान लीजिए चाहे तो, और दूसरी को मान लीजिए 3x। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास है 6x, और एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है इसने 84। कितनी दे रखी है 84। तो आप क्या करोगे 6 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, ये कट जाएगा आपके पास है कितनी बार 14 बार। तो फिर x का मान कितना आएगा आपके पास है 14। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का आपसे योग पूछा है, तो दोनों संख्या का योग कितना आपके पास है 5x है, तो बिल्कुल योग आराम से आप निकाल सकते हो। यानी 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो कितना आंसर आएगा 70, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। आप अगले क्वेश्चन पाइएगा, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। देखिए क्या है, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, दो रेलगाड़ियाँ, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की चाल का रेशियो पूछो। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे आ जाता है ना, जिसमें क्या कह रहा है ये आपके पास है कि एक दूसरे को ऐसे 20 सेकंड में पार कर जाती है जब विपरीत दिशा में चलते हुए, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अगर विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को कितनी सेकंड पार कर जाती है 20 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मिश्रण का नियम लगाए। मिश्रण का नियम कैसे होता है कि सर पहला समय कितना दे रखा है हमको 18 सेकंड दे रखा है, और दूसरा कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पर कितना आएगा, तो 20 आएगा। जो बीच में है ना, हमेशा ये बीच में एक संख्या से तो आता है आपके पास है बड़ा, और एक संख्या से आता है छोटा, ये कन्फर्म होता है। ये बीचों बीच की, यहाँ बीच की संख्या आती है, ये यहाँ क्या आती है बीच की संख्या आती है। तो ऐसा नहीं कि आपने 20वीं यहाँ रख दिया, 24वीं यहाँ रख दिया और यहाँ 18 रख दिया, ये बीच में देखो, ये तो सीधी सी बात है कि एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, बीच का मतलब ही बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या एक से बड़ी एक से छोटी होगी ना। तो यही मिश्रण का नियम होता है बस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना सर, आपको इनमें से घटाना है। 24 में से घटाओ कितना आएगा 4, और इनका अंतर कितना आएगा 2, 2 से काट दीजिए 2 बार, और ये 1 बार। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 2:1 आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, ये है क्वेश्चन आपके पास है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, किसी न किसी की किस्मत में ये क्वेश्चन होगा, और सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्या है सर, x + 1/x का मान 2 दे रखा है, और आपसे इतनी बड़ी पावर का मान पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन ये फिक्स होता है परमानेंटली। अगर इसका आंसर पहले से 2 दे रखा है तो वापस भी इसका आंसर 2 ही आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो इसका आंसर 0 आएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम समीकरण आराम से संतुष्ट कर देते हैं आराम से। अगर यहाँ 2 आ जाता है, तो अगर 2 आ जाता है तो देखो x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1/1 बराबर 2, यानी सर इसका मान भी 2 और 2 का मान 2। तो आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 3 होगा तो फिर इतनी बड़ी पावर नहीं आएगी, ये भी होता है रोल। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि वापस से हम x का मान 1 रख के समीकरण संतुष्ट कर सकते हैं। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 1 + 1 वापस 2 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का निशान आ गया तो 1 - 1 0 आता है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100%। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट? मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, ये पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया। 3 व्यक्ति हैं, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। हमको ये पता नहीं है कि आर का मान कितना, हम ये मान लेते हैं कि इसका मान 100 है, इसका जो वेतन है वो कितना है, 100 है। अब इसका संबंध तो इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है, ऐसे संबंध चल रहे हैं। तो इसने क्या कह रखा है, इसने ये कह रखा है कि सर क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। अगर इसका वेतन 100 है तो इसका तो 20% ही है, तो ये तो 20 ही होगा, क्योंकि 100 पर तो कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है। और जो पी का वेतन है ना वो क्यू का कितना है आपके पास है, 30% है सर। तो हम ये कह सकते हैं इसका ये 30% है। तो 20 का 30% कैसे निकालेंगे, ये 20 और 20 का 30%, 30 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान 6 दे रखा है। और लास्ट में क्या कह रखा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना परसेंट है, यानी सर इन दोनों में तुलना कर रखी है और आपसे ये पूछा है कि ये पी का वेतन। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं, इसमें तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है तो ये 100 है, ये 6 तो ये 6% ही हो जाएगा, तो सीधा ही आपका आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए 100 ने होके 50 होता, तो आप मान कैसे निकालते? मैंने पता है हर क्लास में आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, इन दोनों में तुलना करनी है। इन दोनों में तुलना करनी है तो आप ये देखो का किसके पीछे है, सर इसमें पी के पीछे का लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास है, कौन बटे किसका, और इनटू क्या होता है आपके पास है, 100। यानी सर जिसके पीछे का है वह संख्या हर में आएगी, बाकी अंश में गुणा किससे करना है, 100 से। ये कब काम करता है, जब संख्याओं में तुलना करनी होती है तब, और इन दोनों वापस बाकायदा तुलना की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें का किसके पीछे, पी के पीछे का लिखा हुआ है, तो ये आएगा आपके पास है 6। अच्छा का पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट। अच्छा इसमें का और से दोनों ही दे रखा है, क्या कितना परसेंट है। अच्छा ये तो सीधे ही यार इसका 6% ही है ना, इसमें तो ये फॉर्मूला में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला आपके पास लग रहा है वो दोनों में कंपेयर करना है कि कौन कितना ज़्यादा है, इस तरीके से लगता है। ये सीधे ही कह रहा है कि जो पी का वेतन है ना वो आर का कितना परसेंट है। तो अगर ये 100 है तो ये ऑलरेडी इसका 6% ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये तो आप सीधे ही समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास है, 15 नंबर का। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे इतने रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। अच्छा अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप क्या कहना चाह रहे थे कि पहले की वो क्वेश्चन कब लगता है, तो वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में लगता है, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि 100 200 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसके पीछे का लिखा हुआ रहता है वो बट्टे में आता है। जैसे 100 बट्टे में आएगा आपके पास है 200 और गुणा किससे करना है, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो हमारे पास है 200% आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे अब आप ये कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में अगर हम वो लगाएं तो का इसके पीछे है, तो ये आना चाहिए 100 बटे 6 इंटू 100, ये आना चाहिए इसका आंसर। लेकिन मैंने एक कंडीशन और लिखा रखी है, अगर किसी क्वेश्चन में का और से एक साथ आ जाए या फिर इसकी जगह पर के आ जाए तो पहले मान्यता हम इनको देते हैं। आप ध्यान रखिए, मैंने कल की क्लास देखी आपने तो ये लिखाया है, अगर का और से या के एक साथ आ जाए तो पहले मान्यता हम से को देते हैं। इसलिए उसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है सर, जो पहला क्वेश्चन दे रखा था ना आपको, इस क्वेश्चन में ये हुआ आपके पास है कि 6/100 आएगा और गुणा किससे करोगे, 100 से ही, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए कितना आएगा आपके पास है 6% आएगा, 6/100 इंटू 100। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है आपके पास है। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंटों का कहना है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि सर उसने वस्तु 100 रुपये की खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है, 100 रुपये की। कितने में बेची है उसने उस वस्तु को, सर उसने उस वस्तु को जो बेचा है ना वो 25% के लाभ पर 125 में बेची है, कोई इशू नहीं है, ठीक। अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, अगर वो इसको 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, भाई 80 में ही खरीदेगा ना।
खरीदता और उसे 10.5 रुपये कम में बेचता, इस लाइन का अभी यूज नहीं करना, बाद में करना है, तो उससे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही होता है। तो आप ये बताइए, अगर वह उसको 20% कम में खरीदता तो उसको जो लाभ होता है वो कितने का होता? 30% का। तो 130 बट्टे कितना हो जाएगा? आपके पास है 100, 2 जीरो से आपके पास है 2 जीरो खत्म, तो कितना आएगा आपके पास है 104। एक बार वस्तु कितने में बेची जा रही है? 125। दूसरी बार वस्तु कितने में बेची जा रही है? बताओ कितने में बेची जा रही है? 104 में। कितने का अंतर है? क्या 21 यूनिट का अंतर है कि नहीं है? मुझे आप ये बताओ भाई। 21 यूनिट का साफ सट अंतर दिख रहा है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है 21 यूनिट का नहीं है बल्कि 10.50 यूनिट का है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 21 यूनिट का मान आपके पास है 10.50 है। आपको क्या करना है? आपसे कहा है कि वस्तु की लागत मूल्य बताइए। मैंने कहा कि दी गई राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मान किसका निकालना है? इसको निकालना है सीपी का। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। किससे करोगे? 100 से। 2 जीरो हटाओगे तो कितनी जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है भाई। 21 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर? 50 बार। कितना आंसर आएगा आपके पास है? सी ऑप्शन आएगा। जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है बस इसी तरीके से पढ़ते जाइए आप, लेकिन इस तरीके को मत भूलिएगा। सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना वो थोड़ा सा दिमाग ये लगाएगा कि सर ने एक बात तो कही थी कि ये फॉर्मूला लगता है कब? जब ऊपर की राशि और नीचे की राशि समान होती है तब लगता है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि 21 कहाँ से आया तो वो यहाँ से समझेगा कि 10.5 कहाँ से आया था। उसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता। इसका मतलब ये जो 10.5 है ना ये विक्रय मूल्यों का अंतर है। अगर ये आपको पता है ये विक्रय मूल्यों का अंतर है तो ये कन्फर्म है कि नीचे भी विक्रय मूल्यों का अंतर आएगा। ऊपर विक्रय मूल्यों का अंतर है तो नीचे विक्रय मूल्यों का अंतर आएगा। फर्क कितना सा है कि नीचे यूनिट में आएगा जो कि हमने निकाला है, और गुणा किससे करेंगे? जिसका मान निकालना है उससे करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन आपका? तो फिर आइए आप अगले क्वेश्चन पर। ये रहा एक और क्वेश्चन। 100% मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी शिफ्ट में देख लो, लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछे ही पूछे जा रहे हैं। पता नहीं कोचिंग वाले कैसे बताते तरीके में, मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको कि तरीका क्या है। वैसे तो इसमें वही तरीका है, दी गई राशि बट्टे यूनिट और जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है, लेकिन मैं उसको जमाने का तरीका चेंज कर रहा हूँ उसी फॉर्मूले को। कैसे? 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। मुझे आप बताओ 40% की हानि है तो यूनिट कितनी बनेगी? 60% बनेगी। भाई अगर 40% की हानि है तो इसकी यूनिट भी तो बनाएंगे हम, तो सर 60% बनेगी। ठीक है। 1 रुपए के कितने संतरे बेचे को उसे 20% का लाभ हो जाए। अगर 20% का लाभ है तो इसकी यूनिट बना के दिखाओ 120%। ये तो इजीली बना पाओगे आप। यानी सर 60% 40% की हानि है तो यूनिट इतनी बनती है, और अगर लाभ है तो यूनिट इतनी बनेगी। अगर मान लीजिए आपको यूनिट निकालना है और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताओ कि इसमें क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, तो क्रय मूल्य की यूनिट हमेशा फिक्स होती है, 100% होती है। अगर आप 100 वाले मेथड से कर रहे हो तो रेशियो वाले से नहीं कर रहे हो, 100 वाले मेथड से कर रहे हो तो इसकी जो क्रय मूल्य होता है वो परमानेंटली 100% होता है। ठीक है ना। और अगर कोई स्टूडेंट रेशियो वाले मेथड से कर रहा है, जैसे मान लो उसको लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? 40, वो हानि हो रही है उसको, और हानि कितने की हो रही है? सर हानि हो रही है 40% की। कितने की हो रही है? 40% की। तो 40% की विन कितनी होती है आपके पास है? 2/5। तो अब कह सकते हो यहाँ पर ये जो 5 है ना ये सीपी है सर। ये क्या है हमारे पास है? सीपीए। इस भिन्न को ऐसा पढ़ना है कि ये क्रय मूल्य का मान है और ये किसका मान है? ये आपके पास है लॉस का मान है। यानी कि ये क्रय मूल्य की यूनिट है और ये लॉस की यूनिट है। ठीक है ना। तो यूनिट दो होती है, एक रेशियो के फॉर्मेट में होती है और एक परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 40% की हानि पर 1 रुपए के 32 संतरे बेचता है, तो आप लिखिए 40% की हानि का मतलब कितना है आपके पास है? 60%। तो 60% का मान कितना है सर? 1 रुपए में 60% का मान कितना है आपके पास है? 1 रुपए में 32 संतरे। ये 60% का ही मान है आपके पास है। आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना 20% के लाभ का। तो 120% बराबर 1 रुपए में कितने संतरे? हम एक्स मान लेते हैं। देखिए जमाओगे कैसे? 40% की हानि तो 1 रुपए में 32 बेचे जा रहे हैं, 20% का लाभ तो 1 रुपए में कितने बेचे जाएंगे? अरे कितना इजी हो गया। अगर ये हानि इसके बराबर है तो लाभ किसके बराबर होगा? बस आंसर आ जाएगा।
यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्रॉस गुणा से पहले अगर और भी अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो काटा पीटी कर लो। कैसे सर, अगर हम 60 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा और ये 60 से 2 बार कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/x बराबर का निशान। इसको यहाँ गुणा करो, कितना आएगा आपके पास है, 2/32। 2 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो x के सामने 16 है, मैंने सिखा दिया कि सामने लिखा हुआ मान कहलाता है। तो क्या ये इसका मान नहीं है, क्लियर है, इसी का मान है ना ये आपके पास है। आपको एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन एक बार फिर से दिया है मैंने, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंज है बस। 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है तो आप ये कह सकते हो यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है, 96% बनेगी। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, हम कर लेंगे आराम से, जमाने का तरीका यही है। सर 4% की हानि, 4% की हानि 1 रुपये में 4 वस्तु के बराबर है। अब ये हमको पता नहीं है सर कितना परसेंट है यहाँ पर, लेकिन हम ये जानते हैं कि 1 रुपये में 3 वस्तु बेचेगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ही सरल करेंगे, अगर ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान 100 से बड़ा आया, जैसे 100 से 10 बड़ा आएगा तो 10% का लाभ है, और 100 से जितना कम आएगा उतनी हानि है। जो भी तरीका है मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करो। तो आपको क्या करना है, इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो परसेंट से परसेंट काट सकते हैं हम, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह और गुणा हो जाएगा 1/4 बराबर का निशान, 1/3 और गुणा कितना करोगे आप, 96। 3 से काटिए आप इसको, सर 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 32 बार। अब देखिएगा ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सर यहाँ से क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान, या फिर ये कह सकते हो पलट के इधर जाएगा, तो 32 गुणा कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये 12, 128%। आप बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे सर 28 ज़्यादा है, बस यही आपका आंसर है। यानी आपसे चाहे तो इस साइड पूछ ले चाहे इस साइड पूछ ले, ये तरीका सब जगह फिट बैठता है। क्लियर है आपके पास? अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, जो मैंने आज पहले भी करवाया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज आए थे कि सर आपने इसकी ऊंचाई निकालने की बजाय आपने इसकी त्रियक ऊंचाई निकाल दी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिया है। देखिए क्या है, शंकु का क्वेश्चन है आपके पास। थोड़ा सा पहले शंकु के बारे में समझ लो आप, कि सर ये हमारे पास एक शंकु है, ये क्या है, हमारे पास एक शंकु है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी, सर ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइट है, और ये क्या है आपके पास है, सर ये आपके पास है त्रियक लंबाई है। ये क्या है आपके पास है, सर ये त्रियक लंबाई है, ठीक है। क्या क्या चीज़ इसमें आपको जरूरी है जो याद होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको इसका आयतन पता होना चाहिए। किस चीज़ का आयतन पता होना चाहिए आपको, शंकु का। तो शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है आपके पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और दूसरी बात, आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का एरिया आपको पता होना चाहिए, और वो क्या होता है आपके पास, वो होता है सर पाई, ये आर और ये एल। एक तीसरा पॉइंट और पता होना चाहिए, जो आपके पास है इसकी त्रियक लंबाई है। क्या है आपके पास है, त्रियक लंबाई, उसका भी मान आपको पता होना चाहिए। कैसे निकलता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका मान होता है अंडर रूट आपके पास में एच स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपके पास है आर स्क्वायर होता है। 3 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों के पॉइंटों पर ही क्वेश्चन आते हैं। रट्टा मार लो, मैं तो ये कहता हूँ इस चीज़ें तो रटने की होती है, हर कोई रटना है। फर्क इतना सा है कि अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों में कन्फ्यूजन महसूस करता है कि ये उल्टे सुलटे हो जाते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो क्षेत्रफल होता है ना, उसमें हमेशा 2 भुजा होती है, 2 भुजाओं को गुणा करो, क्षेत्रफल निकाल लो। और जो आयतन होता है ना, उसमें परमानेंटली 3 भुजा होती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमको आयतन निकालना, तो 3 भुजा जरूर ढूंढिएगा। आप ये देखिए, इसमें 3 भुजा, 2 भुजा तो इसके अंदर है, एक ये रही, तो आयतन में 3 भुजा हो गई ना। अगर हम क्षेत्रफल की बात आए तो देखो, एक भुजा और एक भुजा, 2 ही भुजा है। तो ऐसे आप याद रखते हो, क्षेत्रफल 2D होता है और वॉल्यूम 3D होता है, ठीक है। इसने कहा कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 है, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। तो आप यहाँ लिखिए, पाई का मान कितना आपके पास है, 22/7। आर का मान, सर आर का मान दे रखा है ना आपको, 14 दे रखा है, तो ये 14। एल का मान नहीं है हमारे पास, हम एल लिख देते हैं, बराबर कितना आएगा आपके पास, हम 2200 आएगा।
काट लीजिए आप इसको। अगर हम इसको 7 से काटते तो 2 बार कटेगा, 22 से आपके पास ये कट जाएगा 100 बार, और ये 50 बार कट जाएगा। तो हमने क्या किया था, पहले ये 50 टिक कर दिया था, जबकि ये 50 आपके पास है सिर्फ और सिर्फ त्रियक ऊंचाई है। ये क्या है आपके पास है सर, ये 50 था हमारे पास, इस लाइन का मान आया है त्रियक का, ये तो ऊंचाई यानी ये तो एच पूछना चाहता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है इसमें। अगर मान लो ये आपके पास है 50 है और ये आपके पास है 14 है, तो ये आपके पास 48 होगी। अब आप ये कहोगे सर आपने कैसे निकाल दिया। आपको पता है जो सम संख्या होती है उनके हम ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, सम संख्याओं की ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई एक संख्या है और संख्या कितनी है 8 है, मैं ये कह रहा हूँ 8 की ट्रिपलेट बनाओ आप। तो 8 की ट्रिपलेट कैसे बनती है सर, पहले तो 8 का तो कर दो आप आधा, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, फिर इस 4 का कर दीजिए आप वर्ग। तो इस 4 का वर्ग कितना होता है आपके पास है सर, 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 किसके बीच में आता है सर, 16 आता है आपके पास है 15 के और 17 के बीच में, 15 के और किसके बीच आता है 17 के। ऐसे हम सम संख्याओं के ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट कैसे बनी, 8, 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं लंब, आधार और कर्ण। अगर ये हमने 8 लिया तो ये 15, तो ये कितना हो गया आपके पास 17 हो गया। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 10 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 10, तो 10 का आधा कितना होता है 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। 25 किसके बीच में आता है सर, ये आता है आपके पास है 24 के और 26 के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं 10, 24 और कितना हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्या करना है आपको सर, हम एक काम करते हैं 12 ले लेते हैं। अगर आप 12 लोगे, 12 का आधा कितना होता है आपके पास है 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 6 का कितना होता है आपके पास है 36 होता है। तो आप ये कह सकते हो 12 लिया, 12 का आधा 36, 36 किसके बीच में आता है सर, ये आता है आपके पास है 35 के और 37 के बीच में। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप एक काम करो यहाँ 14 लो, 14 का आधा 7, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और ये किसके बीच में आता है सर, ये आता है आपके पास है इसके बीच में 48 के और 50 के बीच में, कितना आता है 14। बस तो सम संख्याओं की टेबल हम ऐसे निकालते हैं, ट्रिपलेट ऐसे बनाते हैं, आपको याद होनी चाहिए। फिर आप ये कहोगे सर विषम की ओर बता दो थोड़ा बहुत, तो विषम की ओर सीख लो। सर अगर हम विषम की बात करें कि विषम के ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई संख्या है और संख्या कितनी है आपके पास है 3 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 3 का वर्ग करोगे, 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा आपके पास है 9, फिर 9 का आधा करोगे, 9 का आधा कितना होता है आपके पास है 4.5। तो ये 4.5 किसके बीच में आता है सर, ये आता है 4 के और 5 के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि ये 3 और 3 का पहले हमने वर्ग किया है फिर आधा किया है, तो आप ये कह सकते हो सर 4 के और 5 के। हम ये कह रहे हैं कि 5 की ट्रिपलेट बनाओ, 5 का आधा कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 किसके बीच में आता है 12-13 के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं सर 12 और 13, इनको याद जरूर करें। मान लो कि यहाँ पर आपने 7 ले लिया, तो 7 का पहले वर्ग करो 49 होता है, और 49 का आधा कितना होता है 24.5 होता है। तो 24.5 किसके बीच में आता है 24-25 के। तो सर ये 24 और ये 25, ऐसे ट्रिपलेट बनती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 48 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पाइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है। क्वेश्चन है आपके पास है ABC क्रम से 10, 12, 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद B ने काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले C ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन की शुरुआत, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में ABC क्रम से 10, 12, 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप समय कार्य के क्वेश्चन को सरल करना कैसे स्टार्ट करोगे। पहली स्टेप नंबर 1 सर, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको टोटल कार्य निकालना होता है। जो किससे आता है टोटल कार्य, लघुत्तम लेने से आता है। पहले क्वेश्चन को जमाओ आप। सर ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले टोटल काम निकालोगे जो कि लघुत्तम लेने से आता है सर। तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं का लघुत्तम लेना है। छोटी छोटी संख्या आप लघुत्तम ले सकते हो 60, ये टोटल लघुत्तम हो गया आपके पास। इसके बाद निकालते हैं सर इनकी हम कार्य क्षमता, वो किससे आती है, भाग देने से आती है।
किससे आती है आपके पास, भाग देने से आती है। तो आप ये कह सकते हो इसका भाग आप इसमें दो कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा आपके पास है, 4 बार। इसका मतलब क्या है कि सर ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। इसका मतलब ये है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रखा है। सर क्वेश्चन में ये हो रखा है लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले काम सी छोड़ देता है। एक बात मैं हमेशा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है। एक तो ये है कि कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, और एक आता है आपके पास है कि 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो जो ये कह रहा है ना कि मैं काम होने से पहले ही भग जाऊंगा, उसको तो पकड़ के बांध लो, आप कह दो कि तू भग के दिखा। और जो चला गया उसको तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि लेकिन 4 दिनों के बाद भी काम छोड़ दिया। तो काम छोड़ गया वो तो परमानेंट गया घर पे। कोई नौकरी छोड़ के चला जाएगा तो हम उसका क्या ही कर लेंगे। उसका तो ये है कि उसका तो हिसाब कर दो कि ये तूने कमा लिया, ये पैसा ले जा। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं 3 दिन पहले छोड़ूंगा, उसको मत जाने दो और उसके काम को जोड़ दो और ये कहो तू ही करके जा। एक बार फिर समझिए, जो छोड़ के चला गया उसका तो काम निकाल देना, और जो कह रहा है कि मैं तो पहले ही जाऊंगा, उसको जाने मत दो, उसको यहीं रहने दो और उसी पे काम करवाओ। यही तरीका है बस, ठीक है ना। अगर यही तरीका है तो ठीक है सर। लेकिन बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो बी कहाँ पर है आपके पास, ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं सर हम 5 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। ये यहाँ से 5 उठाया मैंने, 4 कहाँ से उठाया, इसने 4 दिन काम किया है। कितना हो गया, 20। जैसे ही हम इसमें से 20 घटा देंगे तो सर हमारे पास कितना आएगा, सर हमारे पास 40 काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये 3 दिन पहले सी चला जाता है। तो सी कितना है, 4। तो 4 इंटू कितना करोगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 12। तो वापस से काम सर हमारे पास बढ़ गया और 52 हो गया। वापस से काम कितना हो गया सर, 52 हो गया हमारे पास। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 इंटू 3। तो ये तो हमने प्लस किया है और ये क्या किया हमने, माइनस। अब ये किसका काम है हमारे पास है सर, ये तो है हमारे पास है बी का, और ये किसका है हमारे पास है सर, ये है सी का। तो बी का तो हमने टोटल में से निकाल दिया, भगा दिया, 40 बच गया। फिर सी का जो 3 दिन कह रहा था मैं 3 दिन पहले छोड़ूंगा, उसको पकड़ के बांध लिया और उससे 12 काम और करवाया, टोटल काम हमने 52 कर दिया। और अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब कुल कार्य में कितना समय लगेगा। तो आप ये बताइए कितना काम है हमारे पास है सर, हमारे पास है 52 काम है। अब कौन कौन करेगा, एक सी को बांध दिया आपने, एक ए पहले से है, ए है और सी है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 10। बस आंसर आ जाएगा। 2 का भाग दीजिए 26 और 2 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा आपके पास है 5। तो 26/5 किस ऑप्शन में आपके पास है सर, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा आप। तो ये थे आपके पास है, ये इतने ही क्वेश्चन मिले थे आज के आपके पास हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। क्योंकि आज जो काफ़ी जो एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो तो हमने लिए ही नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने करवा दिए थे, सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन वो आए थे, ठीक है। इसलिए ये 19 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को सब्सक्राइब करें आप, और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, और घंटी के बटन को आप दबा के रखें। जितनी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, जितनी जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, सबसे पहले सफलता आपको ही मिलेगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे आपको यथावत टाइम।